नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ना और उनको डिस्कस में रखना, जानकारी में रखना लगातार, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर वो महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाले हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल के पार्ट नंबर 3 को लेके आए। जानते हैं कि हम भारतीय भूगोल के पार्ट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे। तो हमने एक पॉइंट छोड़ा था, वो पॉइंट कौन सा था? ख में था, क्योंकि क में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के बारे में पढ़ा था। उनमें एक पॉइंट रह गया था, पहले उसको देख लेते हैं। वो कौन सा रह गया? देखो, यहां पर ये रह गए थे, ये देखो, ये रह गए यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रह गए थे। ये एक समूह है। क्या है दोस्तों? ये है एक समूह है, इसे हम कहेंगे समूह। और ये किसका समूह है? ये है अंडमान निकोबार का समूह। किसका है? अंडमान और निकोबार का समूह है। और आज हम अंडमान निकोबार में भी एक बिंदु पड़ता है। मैंने बताया था आपको पार्ट नंबर 2 के लास्ट अध्याय में ये बताया था कि इस तलीय सीमा का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी था, जबकि कुल भारतीय जो सीमा है उसका अंतिम बिंदु ये जो है, कौन सा? ये यहां पर है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु ग्रेट निकोबार यहां पर पड़ता है। वो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर ये रहा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। और आज हम बात करेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में। कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इसके बारे में। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं, इधर ले जाता हूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट के बारे में। और यदि हम बात करें इंदिरा पॉइंट के बारे में, तो इंदिरा पॉइंट हमारे भारत की कुल सीमा का अंतिम बिंदु है। कौन सा? भारत की जो कुल सीमा है उस भारतीय कुल सीमा का अंतिम दक्षिणी बिंदु है ये अंतिम। और मैं इसे कह सकता हूं दक्षिण बिंदु। कौन सा है? यही है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अब देखो कहां पड़ता है? अंडमान समूह में पड़ता है। कहां पड़ता है? अंडमान समूह में। और ये जो अंडमान समूह है, क्या है दोस्तों? अंडमान समूह है, इसमें पड़ता है ग्रेट निकोबार। कौन सा? अंडमान समूह के अंतिम ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या? इंदिरा पॉइंट कुल सीमा जो है उसका दक्षिणी अंतिम बिंदु है, और अंडमान समूह के अंतिम पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट का इतिहास। किसका दोस्तों? इंदिरा पॉइंट का इतिहास पढ़ते हैं। थोड़ी सी हम इसकी जानकारी लेते हैं इंदिरा पॉइंट के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? पहला फैक्ट लीजिए। क्या? कौन सा नाम दोस्तों? इसका पुराना नाम क्या है? तो देखो, इस इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है। कौन सा पुराना नाम? कौन सा है? पिगमिलियन पॉइंट। ये देखो दोस्तों,
इसका पुराना नाम है पिगमिलियन पॉइंट, या मैं इसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, पार्सन पॉइंट। या तो मैं इसे कह सकता हूं पिगमिलियन पॉइंट, या मैं इसे कह सकता हूं पार्सन पॉइंट। ये रहा इसका पुराना नाम, पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब इसके इतिहास में और क्या जानेंगे, ये जानेंगे कि बात आती है 30 अप्रैल की, और 30 अप्रैल सन 1972, 30 अप्रैल 1972 को यहाँ पर प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन था। कब? 30 अप्रैल 1972 को किसका उद्घाटन था? यहाँ पर प्रकाश और स्तंभ का क्या था दोस्तों? उद्घाटन था। यहाँ पर प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन था। प्रकाश से बेहतर कोई नहीं है, प्रकाश से बेहतर, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट से बेहतर कोई नहीं है दोस्तों। तो प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन सन 1972 के। अब क्या हुआ? अब बात आती है 19 फरवरी की। 19 फरवरी यहाँ पर 2 था, तो 2 का सम क्या आएगा? 4, तो 1984। 1984 को यहाँ पर इंदिरा गांधी आए थे। 1984 को कौन आया? यहाँ इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी जब यहाँ पर आई, उनके साथ उनका पुत्र भी आया था, राजीव गांधी। ठीक है, जब उनका पुत्र राजीव गांधी आया, लेकिन बात करेंगे 10 अक्टूबर की 1985 के दिन की, 10 अक्टूबर 1985 की बात करेंगे। अब 10 अक्टूबर 1985 को क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो थी, इस इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, किसके बाद? मृत्यु के बाद स्थानीय जो सांसद थी, उसने इसका नाम बदल दिया और क्या रख दिया? इंदिरा पॉइंट। तो बताइए किसने नाम बदला था? तो 10 अक्टूबर को यहाँ की स्थानीय जो सांसद थी ना, उस स्थानीय सांसद ने नाम बदल दिया, नाम दिया, और क्या नाम दिया? इंदिरा पॉइंट दिया। राजीव गांधी भी इसमें साथ थे, इंदिरा गांधी के पुत्र, और क्या नाम दे दिया? इंदिरा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ये आपको कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है, संघर्ष करने के बाद मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पड़ता है ज्योग्राफी से, और बच्चे कंफ्यूज यहीं से होते हैं। रीट वाले अभ्यर्थियों, भौतिकी जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से जरूर घोटना। तो ये हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में देखो, हमने 2 को पढ़ा, 4 को पढ़ा, उसके बाद 5 को पढ़ा। अब हम एक चीज और जानते हैं कि 2004 में क्या आती है? भयंकर सुनामी आती है। और जब 2004 को भयंकर सुनामी यहां पर आई, तो ये जो इंदिरा पॉइंट था, इस इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई में 4.25 मीटर की कमी आ गई दोस्तों, मीटर की कमी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वर्तमान में देखो सारी किताबें, बहुत सारी एनसीईआरटी की किताबें छपी हुई है, तो अब इसको किधर बताए, लेकिन ये अभी तहस-नहस सा हुआ पड़ा है, क्योंकि 2004 में भयंकर सुनामी आई और 4.25 मीटर की ऊंचाई में कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था यहाँ का भारतीय कुल सीमा का अंतिम बिंदु यहाँ पड़ा। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पर, वो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र कौन से है? भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? उप महाद्वीप क्या है? यदि आप जानते हो तो इसका आंसर दीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के। जानो तो आंसर जरूर दो, कौन जानो तो भी बता दें। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? पहला प्रश्न तो ये, सबको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, पता है आपको?
कौन से आते हैं? P, N, B, B और B। बस इससे बेहतर ट्रिक कौन सी हो सकती है? क्योंकि प्रकाश स्तंभ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी आई तो उसके साथ चोर भी आई और यहाँ पर 85 पड़ गया। P पर कौन सा है? P पर है देखो पाकिस्तान, लो जी, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। नैप पर कौन सा है गुरुजी? लो जी, नेपाल है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है। इस ट्रिक को याद रखना, पीएनबी बैंक है। बी पर क्या है? भूटान है, याद रखना। बी पर बांग्लादेश है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी पर भारत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सारे क्षेत्र किस में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो देखो यहां पर जानो इसकी परिभाषा कि क्या है। तो याद रखना कि हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर और हिंद महासागर की सीमांकित, हिंद महासागर की सीमांकित वृत्त भौगोलिक इकाई क्या है? वृत्त भौगोलिक इकाई। और हिंद महासागर की वृत्त भौगोलिक इकाई जो है, हिंद महासागर की सीमांकित वृत्त भौगोलिक इकाई को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम इस नाम से जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र। किसे कहते हैं? हिंद महासागर की सीमांकित वृत्त भौगोलिक इकाई को कहते हैं। अगला, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ये था भारत की जलीय सीमा या फिर कुल सीमा का अंतिम बिंदु, जिसे हमने नाम दिया ग्रेट निकोबार। एक अच्छा प्रश्न दिमाग में ये आता है कि बताइए भूमध्य रेखा से ग्रेट निकोबार किस दिशा में पड़ता है? बहुत शानदार प्रश्न। याद रखना, ये यदि भूमध्य रेखा है, आपको दिखाई दे रही होगी ये यदि भूमध्य रेखा यहाँ बना रहा हूं मैं, तो बताइए कौन सी दिशा में है? तो सीधा सा प्रश्न है, उत्तर दिशा में है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन एग्जामिनर यहां से नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों, जो मैं पूछ रहा हूं कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर ग्रेट निकोबार है। कमेंट करना यदि आपको पता हो तो। भूमध्य रेखा जो भूमि के बीच की रेखा है, उसके उत्तर दिशा में पड़ता है ग्रेट निकोबार। लेकिन प्रश्न क्या है? दूरी कितनी है? तो याद रखना 876 किमी की दूरी पड़ती है और 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से उत्तर में क्या है? ग्रेट निकोबार। तो भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार। तो बताइए भूमध्य रेखा की किस दिशा में भारत होगा? तो उत्तर दिशा में होगा। कितने सारे प्रश्न यहां से हल होंगे देखो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। इधर हमने पढ़ा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र क्या है, और हमने पढ़ा ग्रेट निकोबार के बारे में। अति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट अधिक से अधिक किया करो, ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार के वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारत का उत्तरी बिंदु, और इसके अलावा पढ़ा हमने भारत का पूर्वी बिंदु, और इसके अलावा हमने पढ़ा भारत का पश्चिमी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु पढ़ा, और इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा? भारत का दक्षिणी बिंदु पढ़ा। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु और एक हम कह सकते हैं दक्षिणतम बिंदु। ठीक है दोस्तों, एक दक्षिण बिंदु या दक्षिण बिंदु,
एक दक्षिणतम बिंदु, इनके बारे में बात की। तो देखिए उत्तरी बिंदु कौन सा पढ़ा हमने, तो हम पढ़ते हैं कौन सा दोस्तों, इंदिरा कोल पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आए पूर्वी बिंदु तो हम कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा कि बिंदु को। यदि आए पश्चिमी बिंदु तो हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गोर मोटा को। किसको दोस्तों, गोर मोटा। और यदि दक्षिणी बिंदु आए तो हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कन्याकुमारी को। किसको, कन्याकुमारी, जिसके बारे में अच्छा पढ़ा हमने। और यदि आ जाए दक्षिणतम बिंदु तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में। वर्तमान में तो यही है ना, इंदिरा पॉइंट, इसी के बारे में हमने पढ़ा। तो यहां से प्रश्न कैसे भी आए, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक हम इस क्लास को पूर्ण न देख पाए। पूर्ण देखोगे तो आप हर प्रश्न को यहां से आसानी से सही कर पाओगे। अब देखो एक प्रश्न क्या आता है कि उत्तरी बिंदु जो है और ये जो पूर्वी है, ये कौन सा है पश्चिमी, ये कौन सा है आपका दक्षिणी, और ये कौन सा है दक्षिणीतम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा खास टॉपिक कौन सा है, अक्षांश व देशांतर। कौन सा है, भारत का अक्षांश व देशांतर क्या है, हम इसी टॉपिक को लेके आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो भारत का अक्षांश देशांतर क्या है, क्या भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है तो क्या अक्षांश होगा बताइए, या देशांतर होगा। तो यहाँ का क्या होगा, अक्षांश होगा, और वो अक्षांश यहाँ का क्या होगा 37 डिग्री और 6 मिनट होगा। 37 डिग्री 6 मिनट। एक बार देख लो, मैं आपको इस ट्रिक से इसको आसानी से याद कर दूंगा। एक बार देख, अब पूर्वी बिंदु की बिंदु है तो बिल्कुल सही है, ये अक्षांश नहीं है, ये क्या है देशांतर है। अभी मैं इधर बताऊंगा अक्षांश देशांतर क्या है। तो पूर्वी का कितना है 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और यदि आए गोर मोटा तो हमें पता है ये पश्चिम में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा हमारा देशांतर। अब ये देशांतर कितना होगा प्रश्न ये, तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट है। और यदि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है तो बताइए क्या होगा, अब ये अक्षांश होगा, होगा या नहीं होगा, अक्षांश होगा। बताइए कितना होगा, तो ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट होगा। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, तो बताइए कितना होगा, ये होगा 6 डिग्री 4-3 मिनट। यहां तक यदि किसी की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डालें। अब हम इनको जानेंगे कि किस प्रकार अक्षांश और देशांतर आया और किस प्रकार अक्षांश और देशांतर निकला। अक्षांश और देशांतर के लिए मैं इधर एक मानचित्र तैयार कर रहा हूं आपके लिए, और उस मानचित्र को थोड़ा ढंग से देखना आप। यदि आपने थोड़ा सा ढंग से देख लिया उस मानचित्र को तो आपके कभी भी किसी भी परीक्षा के अंदर कंफ्यूज रहेगा नहीं। यदि आपने ढंग से नहीं देखा तो हमेशा के लिए कंफ्यूज बना रहेगा। ये भी बहुत बड़े प्रश्न। अब देखो ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने आपके सामने क्या है, ये बनाया है मैंने ग्लोब है दोस्तों। इसे मैं कह सकता हूं कि ये बना दी मैंने पृथ्वी, ये बना दिया मैंने क्या संसार बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी बना दी मैंने, संसार बना दिया मैंने, ग्लोब बना दिया। अब देखो यदि इस पृथ्वी को मैं 2 भागों में बांटूं तो बताइए क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को या संसार को मेरे को 2 भागों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा, 2 भागों में बांटना है तो क्या करूंगा, यहां पर एक सीधी लाइन खींचूंगा, ये
है दोस्तों ये मैंने सीधी लाइन खींची है, ये पृथ्वी को यहाँ दो भागों में बांट रही है। तो ये क्या हो गया, फिर दो भागों में बांटा तो उत्तर की दिशा हो गई दोस्तों, ये कौन सी दिशा हो गई, फिर दक्षिण की दिशा हो गई। थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर देखो, किसी अक्षांश और देशांतर जो होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है। यह नहीं कि भारत में अक्षांश देशांतर बता दूं, वो पृथ्वी गोलार्ध की दृष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर चित्र बना लिया। किसके लिए चित्र बनाया है, ये अक्षांश के लिए, और किसके लिए बनाएंगे हम, देशांतर के लिए बनाएंगे। अक्षांश और देशांतर के लिए ही हम मानचित्र बनाएंगे और उसी के लिए हमने ये बनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इसे हम क्या कहेंगे। देखो भू प्लस मध्य कह दूं मैं, भू का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर भूमि, और मध्य का अर्थ क्या हुआ कि उसके बीच से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भूमि के बीच से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाएगी। अब आपसे प्रश्न ये है, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से ये नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये करवाऊंगा मैं स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, अभी भारत की स्थिति में करवाऊंगा। अब देखो भूमध्य रेखा से हमने देखा था कि उत्तर में 876 किलोमीटर के बाद आता है इंदिरा पॉइंट आता है। तो बताइए भूमध्य रेखा या पूरे संसार में भारत की तरह उत्तर में है या नहीं। तो याद रखना कि ये रेखा कौन सी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्षांश जो रेखा होती है वो क्या काम करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी ही खींची जाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। यदि मैं इसके ऊपर ऐसे खींच दूं रेखा, ये खींच दी मैंने, तो ऊपर की ये रेखा है कर्क रेखा। कौन सी दोस्तों, कर्क रेखा। यदि मैं इस प्रकार दक्षिण में खींच दूं तो दक्षिण में ये कौन सी है दोस्तों, ये है मकर रेखा। कौन सी है दोस्तों, ये मकर रेखा, और वो ऊपर वाली कर्क रेखा। यदि मैं यहाँ पर ये खींच दूं ऐसे, तो ये कौन सी है, और मैं एक इधर खींच दूं, ये है दोस्तों कौन सी, आर्कटिक रेखा। और ये कौन सी है दोस्तों, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी है, अंटार्कटिक रेखा ये वाली है, ये वाली, और आर्कटिक रेखा ये वाली है। तो आर्कटिक रेखा भूमि के किस दिशा में होती है, उत्तर दिशा में। अंटार्कटिक रेखा भूमि के, संसार के किस दिशा में होती है, दक्षिणी दिशा में होती है। मकर रेखा भी दक्षिण में होती है, लेकिन कर्क रेखा उत्तर में होती है। बीच में कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। अब ये 0 डिग्री है, तो ये कौन सी है, ये है 23.5 डिग्री, उत्तरी कहेंगे इसे हम, इसे क्या कहेंगे, उत्तरी। ये मकर रेखा है, इसे हम क्या नाम देंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है। कौन सी है दोस्तों, 23.5 डिग्री, ये है दक्षिणी। उसके बाद आता है ये रहा 66.5 डिग्री। कौन सी है दोस्तों, उत्तरी है, दिखाई दे रहा है कि इसके बाद ये है, तो ये कौन सी होगी फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी होगी। यहां तक आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यदि एक बात जाने कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाले आर्कटिक और कर्क रेखा तो भारत से हो सकता है गुजरे, लेकिन ये मकर और अंटार्कटिक है ना, ये तो दक्षिण में रह गई, ये नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो अक्षांश की दृष्टि से तो हमने देख लिया कि अक्षांश की दृष्टि से तो क्या रहेगा हमारा फैसला, उत्तर का रहेगा। कौन सा रहेगा, उत्तर का। अक्षांश की दृष्टि से भारत की तरह उत्तर में है, दक्षिण में है ही नहीं। तो यदि ये उत्तरी बिंदु है तो भी क्या होगा, इसका उत्तरी अक्षांश होगा। यदि ये दक्षिणीतम बिंदु या दक्षिण बिंदु या दक्षिणतम है तो भी इसका ये अक्षांश क्या रहेगा, इसका ये अक्षांश उत्तरी रहेगा दोस्तों, रहेगा या नहीं रहेगा। अब हम पहुंच गए देशांतर के अंदर। क्या होता है देशांतर, यदि ये समझ आ गया तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद में दूसरा मानचित्र बनाता हूं। ले लिया होगा दोस्तों आपने ये अक्षांश वाला मानचित्र। अब देखो मैं एक बात करता हूं, अब हम जिसकी बात करेंगे
का नाम है देशांतर। पता चला दोस्तों कौन सा बिंदु है? देशांतर का बिंदु है। हम जानेंगे देशांतर के बारे में। उससे पहले वही बात, अब की बार देशांतर के लिए मैं ब्लैक ग्लोब बनाता हूं। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, की बार गोल बनाए। अब देखो देशांतर मतलब 0 डिग्री देशांतर यहाँ है, और देशांतर का काम भी क्या होता है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटना। अक्षांश फिर 2 भागों में बांट देती है, तो देशांतर क्यों बांटती है? देखो देशांतर इस प्रकार बांटती है, इस प्रकार देशांतर ने कहा कि मैं पूर्वी गोलार्ध, मैं क्या करती हूं? पूर्वी गोलार्ध प्लस मैं पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हूं पृथ्वी को। पता चला? ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में ये 0 डिग्री देशांतर ही बांटती है। ध्यान रखना, कौन सी बांटती है? 0 डिग्री देशांतर बांटती है। तो देशांतर कैसे होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी जो खींची जाती है रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। इस रेखा को एक तौर पर हम क्या कह सकते हैं? सीधा सा बता रहा हूं मैं, जब हम स्पेशल इनके लिए क्लास लाएंगे तो और बताऊंगा। इसे हम सीधे तौर पर कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कह सकते हैं? ग्रीनविच रेखा। इसे मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि ग्रीनविच रेखा है ये। अब एक बात देखो, क्या भारत इधर है या भारत इधर है? इसकी जानेंगे तब पता चलेगा। देखो ये इधर होगा, ऐसे यदि रेखा खींची जा रही है ऐसे, तो ये कौन सी होगी दोस्तों? पश्चिम की ओर खींची जाने वाली। यदि रेखा इधर खींची जा रही है तो ये होगी या नहीं होगी पूर्व की ओर? तो देखते हैं भारत इधर वाली रेखाओं में है या फिर इधर वाले देशांतर में। तो हम सीधे तौर पर एक बात करते हैं, कितने? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की ही बात करते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। गुरुजी की क्यों बात करा? तो देखो ये क्या है? भारत की समय रेखा है। किसकी? भारत की है। ये क्या है? समय रेखा किसकी? भारत की। अब देखो हर देश में अलग अलग क्या होती है? समय रेखाएं होती है। लेकिन क्या सभी देशों में समय रेखा को समय रेखा कहते हैं? नहीं दोस्तों, इसे कहते हैं मानक रेखा। क्या कहते हैं? मानक रेखा। तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री मानक रेखा, समय रेखा। समय का निर्धारण 82.5 डिग्री करती है। अब देखो ये पूर्वी गोलार्ध है, यहां पर ये मैं बना देता हूं इस प्रकार। देखो ये रहा, ये मैं छोटा सा बना रहा हूं, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखना इसके बारे में। ये देखो, ये देखो, ये बना दिया, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये पड़ता है इलाहाबाद। कौन सा पड़ता है? इलाहाबाद पड़ता है। और इलाहाबाद में क्या पड़ता है? नैनी। और ये नैनी कहां पड़ती है? यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश में ये पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है ये मध्य प्रदेश पड़ता है। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ पड़ता है। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर ये ओडिशा पड़ता है। और ओडिशा के बाद यहाँ पर ये पड़ता है कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश पड़ता है। हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5। इसका अर्थ हुआ कि भारत की समय रेखा जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कितनी? 5 राज्यों से। तो देखो पूर्वी देशांतर है, तो भारत इधर तो है नहीं, इधर है। तो चाहे पूर्वी बिंदु पूछे तो भी देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी। चाहे वो पश्चिमी बिंदु पूछे तो भी कौन सा होगा देशांतर? तो पूर्वी होगा। क्योंकि ये संसार की दृष्टि से, ग्लोब की दृष्टि से देख रहे हैं। भारत की दृष्टि से देख के आप गलत मत कर देना साथियों कि भारत के पूर्व में तो पूर्वी देशांतर
भारत के पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर, ऐसा मत कर देना, अपने दिमाग से मत करना, ग्लोब में जाना, ऐसा ग्लोब तैयार करना और इसी के तहत आप इसको ठीक करना। कितने राज्यों से गुजर रही है? इतने राज्यों से। अब देखो आप ये 82.5 डिग्री था, पीछे जाओगे तो क्या होगा? पीछे जाओगे तो क्या होगा? 15 डिग्री होगा माइनस, होगा या नहीं होगा? और इसके आप इधर आगे जाओगे तो 15 डिग्री क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस बातों का ध्यान रखना भाई। ये जो 82.5 डिग्री है ये भारत के मध्य से है, ठीक है। जब ये भारत के मध्य से है तो पीछे जाओगे तो माइनस करोगे, आगे जाओगे तो कोई भी चीज, आगे बढ़ोगे तो कोई भी चीज प्लस होगी, आगे बढ़ोगे, पढ़ते रहोगे तो ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, पढ़ोगे नहीं, पीछे जाओगे, किताबें हैं वही जला दोगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यदि 82.5 डिग्री में 15 माइनस कर दो आप तो क्या निकल जाएगा? आपका जो गुजरात की ओर क्या है देशांतर वो निकल जाएगा। यदि इसी 82.5 डिग्री देशांतर में 15 प्लस कर दो तो जो किबिथु के अंदर है क्या आपका देशांतर वो निकल जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखना। अब गुरुजी याद कैसे होगा? देखो इस प्रकार में बना लेता हूं, इस प्रकार का एक ये मानचित्र बना लिया सीधा सा। एक चीज याद रखना, एक कुछ यहाँ पर ये डब्बे बना लिए, लो समूह बना लिया अनुमान वाला। एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पर भी 8। पता चले विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। यहाँ पर 7 का अर्थ हुआ 37 डिग्री 6 मिनट। कौन है? इंदिरा कोल। यहाँ पर 7 का अर्थ है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा है? किबिथु है। यहाँ पर 8 का अर्थ है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा है? जल्दी कमेंट करना। कन्याकुमारी। यहाँ 8 का है 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ का है? ये है गुजरात का। गुजरात में कौन सा? गोवा। यहाँ का यदि पूछे तो अलग है 6 डिग्री 43 मिनट। यहाँ का ये इंदिरा पॉइंट का ये। इस प्रकार यदि आपके पास प्रश्न बने कि तो आप क्या करोगे कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। पता चला? आ गया अक्षांश, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ग्लोब में जाओगे पता चलेगा। दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा? वो होगा कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या सही है? बिल्कुल राइट है। तो इस प्रश्नों से आपको बचना होगा, सही करना होगा, वरना ये प्रश्न आपको गोल कर जाएंगे। देख लो, मैं भी इसीलिए गोला बना रहा हूं ताकि आप यदि कम पढ़ो तो आपको भी गोल करें। पूरा देखना लेसन और पता चलता रहेगा। ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रश्न हमने आज पढ़े और हमें देशांतरों के बारे में भी पता चला। यदि ये पूछ ले कि दक्षिणतम, क्या पूछ ले? दक्षिणतम पूछ ले। देखो ये रहा, दक्षिणतम पूछे बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट होगा, अक्षांश होगा 6 डिग्री 43 मिनट। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों आप इसका। तो ये था दोस्तों अक्षांश और देशांतर के बारे में। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। हाँ बिल्कुल, यदि इस रेखा के, ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, और इस रेखा से इधर जाओगे तो समय का क्या होगा? प्लस होगा।
कभी भी प्रश्न मैथ में से आ जाए ना, ज्योग्राफी को फैशन करके मैथ में डाल दे, तो कैसे सही करना भाई, इधर जाओगे तो हमेशा समय माइनस होगा क्योंकि देशांतर के पीछे माइनस होगा, देशांतर के आगे इधर जाओगे तो प्लस होगा। इसका अर्थ है कि इस देशांतर और भारतीय मानक रेखा में समय का कितना अंतर होता है बताऊंगा स्पेशल क्लास में। लेकिन ये देखिए क्या है कि ग्रीनविच रेखा व 82.5 डिग्री रेखा में समय का क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। सीधी सी बात है, ये तो जीरो समय है और ये जो है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व में है तो प्लस होगा, यदि इससे पीछे जाओगे तो माइनस होगा। पश्चिम में, ये पश्चिम में जाओगे तो माइनस होगा, लेकिन आप किधर जा रहे हो पूर्व में, तो क्या होगा प्लस। तो अंतराल रहता है कितना, 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल रहता है। यदि यहाँ पर कुछ बजा है, यहाँ पर कुछ बजा है, तो बीच में अंतराल कितना रहेगा, 5 घंटे 30 मिनट का रहेगा। और ये मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, वो भी कितने हैं, 5 ही है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना। आप ही के लिए क्लासें चल रही है, तो लगातार क्लासें तब रहेगी जब आप अच्छे तरीके से शेयर करोगे। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।